morning all of you. As you know, world is celebrating today World's Yoga Day and World's Music Day. School has also taken initiative to celebrate these 2 days in the form of activities performed by our teachers. School has also planned a training program not only for teachers but for students as well as for parents. In these training programs through Zoom platform, every day our teachers perform live yoga and exercises for our students, in which more than 200 students participated on regular basis, even though more than 50 parents were also participated regularly in these activities. We have got lots of appreciation from the parents as well as from student side by conducting this training program. Today also our staff has performed yoga, meditation in the form of asana, pranayama and kriyas to celebrate World's Yoga Day. Our staff also performed and they have played some musical instrument on World's Music Day. These two subjects are very important and very interesting subjects, and they are a regular subject of the curriculum. So I request to all the parents and students, they should take maximum advantages of these two activities. They should take interest in these two activities. School will help them out how to perform. It will not only boost their physical health but mental health as well as spiritual health also. Once again, I convey my best wishes to all the parents and students on World's Yoga Day as well as World's Music Day. Thank you very much. Jaya
सूर्य नमस्कार। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसी योग प्रक्रिया है जिसका अभ्यास करने से पूरे शरीर के अंग, कोशिकाएं, मांसपेशियां सबको लाभ पहुंचता है और साथ ही साथ यह अभ्यास पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। सूर्य नमस्कार की सावधानियां। निम्नलिखित स्थितियों में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, आंतों के तपेदिक, कोरोनरी धमनी रोग, हार्निया, मासिक धर्म का शुरुआती दौर। सूर्य नमस्कार करने की विधि। सूर्य नमस्कार के एक चक्र में 20 मुद्राएं होती हैं। मुद्रा 1, पूर्व की ओर जहां से सूरज उदय होता है उस दिशा में हाथ जोड़कर खड़े हों। मुद्रा 2, धीरे धीरे बाहों को सीधे उठाएं और धड़ की ओर ले जाएं। कमर से कंधों की ओर पीछे जहां तक संभव हो। मुद्रा 3, फिर बाहों को आगे की ओर लाएं और धीरे धीरे नीचे ले जाएं ताकि पैरों की ओर जमीन को छू लें, जबकि सिर घुटनों को छूना चाहिए। घुटने सीधे होने चाहिए। मुद्रा 4, खड़े हों, बिना किसी मोड़ के बायां पैर पीछे की ओर ले जाएं, जबकि वक्षस्थल को न फुलाएं। मुद्रा 5, हाथों को नीचे लाते हुए जमीन को छुएं, पैरों को पीछे ले जाएं, जबकि नितंब जितना उठ सके उतना उठाएं और पूरे शरीर को स्थिर रखें। मुद्रा 6, अब पूरे शरीर को जमीन की ओर ढकेलते हुए उसे जमीन के पास तथा समांतर लाएं। इस स्थिति में माथा, दोनों हथेलियां, वक्षस्थल, घुटने तथा अंगूठे जमीन को छूने चाहिए। मुद्रा 7, पूरे शरीर को हाथों व पैरों पर संभालते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर व पीछे की ओर उठाएं तथा वक्षस्थल को बढ़ाएं व पीछे देखें। मुद्रा 8, मुद्रा 5 की जैसी मुद्रा को दोहराएं। मुद्रा 9, मुद्रा 4 की जैसी मुद्रा को दोहराएं। मुद्रा 10, मुद्रा 3 की जैसी मुद्रा को दोहराएं। मुद्रा 11, मुद्रा 2 की जैसी मुद्रा को दोहराएं। मुद्रा 12, नमस्कार स्थिति की आरंभिक स्थिति में वापस आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है।
10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। त्रिकोण आसन। इस आसन को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। यह आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। यह आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा अपना फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। यदि आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक यह आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। शशांक आसन। संस्कृत में शशांक का अर्थ है खरगोश। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक खरगोश की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें। अब अपने दोनों घुटनों को आरामदायक स्थिति में जितना हो सके उतना फैलाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को परस्पर छू रहे हों। अब अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। अब सांस छोड़ें
और अपनी हथेलियों को आगे की ओर खींचते हुए अपने शरीर को झुकाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी भुजाएं समांतर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर। अपनी दृष्टि सामने की ओर बनाए रखते हुए इस मुद्रा में कुछ देर आराम से रहें। यदि आपकी पीठ में अत्यधिक दर्द हो तो कृपया यह आसन ना करें। कुछ समय तक शशांक आसन में रहने के बाद सांस लेते हुए ऊपर आएं और अपने शरीर को सीधा करें। अब सांस छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में आ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम प्राचीन संतों एवं साधुओं द्वारा किया जाने वाला योग अभ्यास है। योग में प्राणायाम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। प्राणायाम एक तरह से सांस लेने की तकनीक है जिसमें सांस को नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है ताकि शरीर और मस्तिष्क में प्राण को सक्रिय किया जा सके। प्राणायाम मानसिक एवं शरीर के अत्यंत सूक्ष्म गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम भस्त्र शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है धौकनी। यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें लगातार तेजी से बलपूर्वक श्वास लिया और छोड़ा जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानियां। भस्त्रिका प्राणायाम उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हृदय रोग, सिर चकराना, मस्तिष्क ट्यूमर, मोतियाबिंद, आंत या पेट के अल्सर या पेचिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि। सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं। अगर पद्मासन में ना बैठ पाएं तो किसी आराम अवस्था में बैठें, लेकिन ध्यान रहे आपका शरीर, गर्दन और सिर सीधा हो। शुरू में धीरे धीरे सांस लें और इस सांस को बलपूर्वक छोड़ें। अब बलपूर्वक सांस लें और बलपूर्वक सांस छोड़ें। यह क्रिया लोहार की धोकनी की तरह सीने को फुलाते और पिचकाते हुए होनी चाहिए। इस तरह से तेजी के साथ 20 बार बलपूर्वक सांस लें और छोड़ें। अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति एक ऐसी सांस की प्रक्रिया है जो सिर तथा मस्तिष्क की क्रियाओं को नई जान प्रदान करती है। कपालभाति को प्राणायाम एवं आसन से पहले किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम की सावधानियां। इसे ध्यान लगाने से पूर्व एवं आसन तथा नेति क्रिया के उपरांत करना चाहिए। हृदय रोग, चक्कर की समस्या, उच्च रक्तचाप, मिर्गी, दौरे, हर्निया तथा आमाशय के अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। कपालभाति प्राणायाम की विधि। किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद करें एवं संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों नासिका छिद्रों से सांस लें जिससे पेट फूल जाए और पेट की पेशियों को बल के साथ सिकोड़ते हुए सांस छोड़ दें। अगली बार सांस स्वतः ही खींच ली जाएगी और पेट की पेशियां भी स्वतः ही फैल जाएंगी। सांस खींचने में किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सांस धौकनी के समान चलनी चाहिए। इस क्रिया को तेजी से कई बार दोहराएं।
यह क्रिया करते समय पेट फूलना और सिकुड़ना चाहिए। शुरुआती दौर में इसे 20 से 30 बार करें। अब हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसका नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारी आयु के बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और हम बहुत लंबे समय तक जवान दिखते हैं। इस प्राणायाम के दौरान हम दोनों नासिका से सांस लेते हैं तथा गर्दन के थायराइड वाले हिस्से को कंपन करा के ओम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह ध्वनि उज्जयी प्राणायाम की विशेषता है। जब दोनों नासिका से सांस लेते हुए गर्दन के थायराइड वाले हिस्से को कंपन करा के हम ओम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यह ध्वनि हल्की और एक समान होनी चाहिए। इसके बाद श्वास लेते समय सीने को भी फुलाने की कोशिश करनी चाहिए। श्वास को तब तक अंदर रखें जब तक हम इसे रोक सकते हैं। फिर दाहिने गुट से दाहिनी नासिका बंद कर बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। हम बाई नासिका से श्वास छोड़ने के बजाय दोनों नासिकाओं से भी धीरे धीरे श्वास छोड़ सकते हैं। यह इस प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण करता है। जिन लोगों का थायराइड बहुत अधिक हो उन्हें उज्जयी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ की निगरानी में ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। निम्न रक्तचाप वाले व्यक्तियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी शब्द की उत्पत्ति भ्रमर से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक गुनगुनाने वाली काली मधुमक्खी। इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय साधक को नासिका से एक गुनगुनाने वाली ध्वनि उत्पन्न करनी चाहिए। यह ध्वनि काली मधुमक्खी की गूंज से मिलती जुलती हो, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी पड़ा है। भ्रामरी प्राणायाम की सावधानियां: कानों के संक्रमण के दौरान इसे नहीं करना चाहिए। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह कुंभक के बिना करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि: सबसे पहले आप पद्मासन या सिद्धासन या किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठें। आंखें बंद करें, मुंह बंद रखें और गहरा सांस लें। श्वास छोड़ते समय मधुर गुनगुनाने वाली ध्वनि करें। दोनों कानों को अंगूठों से बंद कर दें और मधुमक्खी के गुनगुनाने की ध्वनि के साथ श्वास छोड़ें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस तरह से आप 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। यह सांस लेने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा प्रणाली को साफ कर सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती है और इस प्रकार मन शांत होता है। यह प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम प्राणायामों में से एक है। कहा जाता है शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसको अनुलोम विलोम से फायदा न पहुंचता हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम की सावधानियां: यह प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। इस प्राणायाम को करते समय जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जहां तक हो सके इसे बहुत ही शांत भाव से करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि: किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठें। आपकी कमर, सिर और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए।
आंखें बंद करके अपने श्वास पर ध्यान दें। अब दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लें। जब आप पूरा श्वास भर लें तो बाईं नासिका को भी बंद करें और अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें। अब दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका से ही श्वास लें और बाईं नासिका को बंद रखें। जब पूरा श्वास भर जाए तो दाहिनी नासिका को बंद करके फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को निकालें। इसे 3 से 4 बार तक करें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। शुरुआत में 3 से 5 मिनट के लिए 5 बार अभ्यास करें। इसे अपनी क्षमता के अनुसार कई बार दोहराया जा सकता है। ध्यान रहे, जब आप श्वास निकालते हैं तो आवाज बिल्कुल ना हो। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया ध्यान मुद्रा में अपने आप को व्यवस्थित करें। अब हम क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। अब हम जलनेति क्रिया का अभ्यास करेंगे। जलनेति का मतलब होता है पानी से नाक की सफाई। जलनेति में नासिका मार्ग की सफाई हेतु जल का प्रयोग होता है। जलनेति हमें बहुत सारी बीमारियां एवं परेशानियों से बचाता है। जलनेति की सावधानियां। जलनेति करने के बाद नाक में पानी रह सकता है, इसको निकालना जरूरी है। नाक बहुत ध्यान से पोंछना चाहिए, क्योंकि नाक बहुत जोर से पोंछने पर पानी कानों में जा सकता है। पानी में सही मात्रा में ही नमक मिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक और बहुत कम नमक होने से जलन एवं पीड़ा हो सकती है। इस क्रिया के दौरान ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि श्वास हमेशा मुंह से ही लें। अब हम सूत्र नीति क्रिया का अभ्यास करेंगे। नेति हठ योग की क्रिया है जो श्वास मार्ग की सफाई से संबंधित है। इससे गले की सफाई होती है। सूत्र नेति में बारीक धागा नाक के छेद में डाला जाता है और उसे गले के रास्ते मुंह से होते हुए बाहर खींच लिया जाता है। सूत्र नेति की सावधानियां। सूत्र नेति को प्राणायाम से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे श्वास मार्ग साफ हो जाता है। सूत्र स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए तथा उसे बहुत धीरे एवं आराम से डाला एवं निकाला जाना चाहिए। नाक से खून आने की समस्या वाले व्यक्तियों को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए।
Hello respected ma'am, I am a mother of Chaini Pandya from class 2. I would like to share my views on yoga session taken by school on Zoom class. It is a very appreciable step taken by school in this pandemic situation. As all knows, a healthy mind has a healthy body, and yoga brings us a very healthy mind and a body. It is a very nice experience for both students and parents to learn all yoga techniques and mind exercises from teachers. And teachers have also given their full efforts to teach the students all yoga techniques and exercises. I think not only the students but parents also enjoyed classes very much. Thank you Principal Sir and all teachers. Thank you. योगा करने से जियान का भी अच्छा विकास हुआ और हमारा भी विकास अच्छा हुआ। जियान को अभी बहुत अच्छी भूख लगने लगी है और जियान का कंसंट्रेशन भी बहुत सही हो गया है। ये जियान ने कंटिन्यू 8 दिन योगा किया, उसकी वजह से वो स्केटिंग जल्दी सीख गया 24 आवर्स में। और जियान को पढ़ाई में भी अभी अच्छा मन लगता है और जियान को भूख भी बहुत अच्छी लगती है और जियान को नींद भी बहुत अच्छी आती है। और जियान 8 दिन में जियान में पूरा वो एक्टिव हो गया इसलिए योग और योग में बहुत शक्ति है और हम जियान को कंटिन्यूस अभी योग और व्यायाम करवाएंगे। अभी जियान साइकिलिंग भी कर रहा है 1 घंटा रेगुलर और स्केटिंग भी सुबह शाम आधा घंटा रेगुलर करने लग गया है। ભારતીય વિદ્યાભવન જીઆઈપીસીએલ એકેડેમી તરફથી છેલ્લા 10 દિવસથી દરરોજ સવારે બાળકોને યોગા કરવામાં આવે છે। સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ સર તથા મેડમ પણ ખૂબ ઉત્સાહીથી યોગા કરાવે છે। સ્કૂલ તરફથી બાળકોને આરોગ્યને ધ્યાનમાં લઈ એમના સ્વાસ્થ્યિક વિકાસ માટે જે આ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે। Hello everybody, my name is Francis Gamit. I am serving as a music teacher for the last 2 years in the BUB JFCL Academy, Naninaroli. Today is World Music Day. Sending on your way my best wishes and greetings. Music plays an integral part in the overall development of an individual. It's being taught as a compulsory subject in the school with complete syllabus in theory and practical skills. We have many musical instruments in our school. Students are encouraged and motivated to learn to play these instruments. To name a few, we have harmonium and synthesizer, tabla, dholak, congo, roto set and drum set. Children as well as teachers play this instrument to develop their skills. I hope you would appreciate our hard work to impart knowledge even in this pandemic. Thank you all.